बच्चों वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। इसमें हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल के या डेनियल सेल के वर्क डन के बारे में जानेंगे और उसका इफिशियंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका शुरू करते हैं कि क्या होता है। देखो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। इसमें हम लोग स्पॉन्टेनिटी जो वर्ड जो हम लोग ले रहे हैं वो वर्ड आएगा कहाँ से, तो उसको हम लोग लेंगे कि यह वर्क डन है। अब देखो, वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा कि वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, यह होता है चार्ज और इनटू पोटेंशियल के बराबर। चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्क डन। अब देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल ऑफ सेल, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह कितना है, ई सेल है। और उसके बाद मान लेते हैं 1 फैराडे चार्ज जो होगा, 1 फैराडे चार्ज दैट इज 1F बराबर होता है 96,500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं कितना, 96,500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, इसमें मान लेते हैं कि इफ n moles of electrons transfer from anode to cathode, अगर हम लोग मान लेते हैं कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ जो ये चार्ज दिए हुआ है यह कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है, तो n है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, यह हो जाएगा टोटल चार्ज का जैसे फॉर्मूला के लिए, तो क्या हो जाएगा n और इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, n इंटू एफ। समझ गए? तो ये हमारा टोटल चार्ज है। अब देखो, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। था चार्ज हमारे पास कितना है NF और इनटू पोटेंशियल को हम लोग कितना किए हैं, मान लिए हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो ई सेल के बराबर होगा। तो NF इनटू क्या हो जाएगा, ई सेल। समझ गए? अब देखो, हम इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, NF ई सेल। समझ गए ना, NF ई सेल, ये हमारा हो गया वर्क डन। इसको हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू NF ई सेल। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना कि देखो, कोई भी सेल के लिए अगर वर्क डन बाय द सेल होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और वर्क डन ऑन द सेल होगा तो पॉजिटिव। अब जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, हम उसको चार्जर में पुट कर दिए, तो अभी कैसा वर्क हो रहा है, सेल के लिए सिर्फ कंसीडर करो, वर्क डन ऑन द सेल हो रहा है, तो सेल के क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी मिल रहा है। ठीक है, वो बैटरी अपने आप को खुद क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। लेकिन अब उसमें अगर कोई वर्क करना शुरू करे मोबाइल से, तो वहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सेल, सेल वर्क कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द सेल में पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सेल में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो उस बात को याद रखना था। हम लिख देते हैं कि वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, यह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सेल, वर्क डन ऑन द सेल, यह कैसा हो जाएगा, सॉरी, वर्क डन, ये हो जाएगा बाय द सेल वाला के लिखना नेगेटिव और ऑन द सेल वाला को लिखना पॉजिटिव। तो यहाँ जो मेरा वर्क डन आया है
अब भी जो हम वर्क करने वाले हैं वो बाय द सेल के लिए करेंगे। तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ जो डब्ल्यू जो है यह इक्विवेलेंट लगभग में डिक्रीजेज होता है, गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो तो क्या हो जाएगा कि इट इज इक्विवेलेंट टू decreases फ्री गिव्स एनर्जी। यह किसके बराबर हो जाएगा? फ्री गिव्स एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अब गिव्स एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा जी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू, और चूंकि अब डब्ल्यू नेगेटिव में है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। समझ गए ना? अब देखो इसको, तो हम अब इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अब एक बात बताओ कि हम माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सेल का इफिशियंसी जो होगा वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे ना बात को? अब चलो, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे की तरफ लेके चलते हैं। फ्रॉम thermodynamically parameters we know that delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log Q। ठीक है ना, RT log Q। समझ गए बात को? ये एक थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टीज है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी को हम लोग कहते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, डेल्टा जी नॉट जो हमारा होगा वो होगा गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो क्या हो जाएगा? गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। याद रहेगा? स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अब देखो उसके अलावा इसमें क्या है? तो आर है। आर हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं? गैस कांस्टेंट को कहते हैं। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है ना, आर हम लोग किसको कहते हैं? गैस कांस्टेंट को। टी टेम्परेचर है, टी को क्या कहेंगे? टेम्परेचर है। और क्यू को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट है, रिएक्शन कोसेंट है। क्यू को हम लोग बोलेंगे कि यह एक रिएक्शन कोसेंट है। अब चलो क्यू को थोड़ा देर के बाद हम चर्चा करेंगे कि उससे क्या हम लोगों को होने वाला। अब देखो, जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है? माइनस एन एफ ई सेल। सिमिलरली इसमें देखो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303। अगर हम इसको चाहे तो डेल्टा जी के लिए देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल लिख सकते हैं। तो सिमिलरली डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखो अब क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, बेहतरीन इक्वेशन आ जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ बोथ डेल्टा जी एंड
डेल्टा जी नॉट पुटिंग इन इक्वेशन 1। अगर हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, 2.303 आर टी लॉग क्यू, ठीक है ना, आर टी लॉग क्यू। एक काम करो, इसको एन एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई एन एफ। हम लोग क्या करते हैं कि इसको एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अब देखो जो इक्वेशन जो मेरे पास था वो यह है कि एन एफ ई सेल बाई इसको करना है एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बाई एन एफ प्लस 2.303 आर टी लॉग कितना है क्यू। इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग किससे, एन एफ से। और जब इसको एन एफ से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो देखो तो एन एफ से एन एफ कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल, माइनस ई नॉट सेल और फिर प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू और बाई एन एफ। एक काम करो, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 2.303 आर टी और बाई एन एफ लॉग क्यू। यहाँ पर ध्यान देना कि यह एक टेम्परेचर अलग अलग कंडीशंस के लिए, टेम्परेचर्स के लिए, ठीक। इसमें देखो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर ले, जैसे टी को मान लेते हैं कितना कि 0.25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस कंडीशन में एफ और एन सब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 जैसे इंक्लूड करोगे तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट, समझ गए ना, क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड स्टेट। अब यहाँ से गौर करो तो तुमको ये बात पता चल जाएगा आसानी से कि जैसे देखो 2.303 टी बाई एन एफ एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसे टी इज इक्वल टू कितना 298 केल्विन हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं कि 2.303 टी बाई एन एफ, तो इस सबको वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा एक इक्वेशन आने वाला है। जैसे देखो 2.303 इनटू टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 298, तो 298 डिवाइडेड बाई, हाँ, और उसके बाद इसका भी कर लेना ना, आर का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, और इनटू 0.0821 डिवाइडेड बाई एन एफ। एन तो रहने दो क्योंकि एन के बारे में हमको पता नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या 2 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, लेकिन एफ हम लोगों को पता है यह कितना है, तो 96,500, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग ये आ जाएगा 0.059, ठीक है ना, 0.059। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों को 25 डिग्री पर मिलेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो इसके पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल अब माइनस 0.059 लॉग क्यू के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अगर चाहे जैसे 0.059 है तो अपने सहूलियत के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा वर्क कर दे तो लगभग यह कितना लिख सकते हैं, 0.06 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, 0.06 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है। अब देखो थोड़ा सा हम क्यू पर चर्चा करते हैं और यहाँ कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, केस 1, अगर हम केस 1 लेते हैं, ठीक है, कि Q इज इक्वल टू 1, Q रिएक्शन कोसेंट है और Q का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो जब Q 1 लेंगे तो log Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो log Q का वैल्यू 1 लेंगे, Q का वैल्यू 1 लेंगे तो log Q कितना हो जाएगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये टोटल के टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट सेल के। समझ गए बात को, ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के। ये समझ गए इस बात को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा कि जब हम यहाँ पर Q को पॉजिटिव रखेंगे तब, ठीक है ना। तब देखो तो अब यहां हम लेते हैं कि Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब Q इज ग्रेटर देन 1 लेते हैं। Q इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, Q इज ग्रेटर देन 1। अगर हम Q को 1 से बड़ा लेते हैं तो उस कंडीशन में log Q का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। log Q का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो जब पॉजिटिव आएगा तो log Q पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से ई नॉट सेल में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद ई सेल का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ई नॉट सेल बड़ा होगा ई सेल से। तो इस केस में, केस 2 में हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन ई सेल। चलो ठीक है ना। उसके बाद देखो कंडीशंस नंबर 3 हम लोग लेते हैं। कंडीशंस नंबर 3, केस 3, अगर हम लेते हैं कि Q लेस देन होगा 1 से, Q को क्या करते हैं कि Q इज लेस देन 1। तो जब Q लेस देन 1 होगा तो यहां पर ध्यान दो कि log Q का वैल्यू की कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब log Q का वैल्यू नेगेटिव होगा तो Q इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर हम Q को नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह ऐड करने के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड करने के बाद। इसका मतलब यह है कि ई सेल बड़ा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई सेल ग्रेटर देन होगा ई नॉट सेल के, ठीक है ना। ई सेल ग्रेटर देन होगा ई नॉट सेल के, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा जो चर्चा होगा कि रिएक्शन कोसेंट को, कि रिएक्शन कोसेंट क्यू किसको कहते हैं, ठीक है ना, क्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और देखो इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग जो काम करेंगे वो यह होगा कि क्यू क्या है। तो रिएक्शन कोसेंट को क्यू कहते हैं, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट को हम लोग क्यू कहते हैं। तो यह होता है कि इट इज डिफाइंड एज
the ratio of concentration of product and reactant and each raised to the power their कोफिशिएंट। ठीक है ना, इच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है अल्फा ए और प्लस बीटा बी कन्वर्टेड इनटू गामा सी प्लस डेल्टा टी। ठीक है ना, गामा सी प्लस डेल्टा डी। अब यहाँ हमको क्यू को डिफाइन करना है, तो क्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करें अब देखो, क्यू को हमको डिफाइन करना है, तो यहाँ पर जो मेरे कंडीशंस उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर क्यू अगर हम लेते हैं कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू देखो, प्रोडक्ट कितना है सी, तो सी का पावर गामा और डी का पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय ए का पावर कितना हो जाएगा अल्फा और बी का पावर कितना हो जाएगा बीटा। इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि प्रीवियस फार्मूला में इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास प्रीवियस फार्मूला जो था वो क्या था कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। तो क्यू के जगह पर क्या रखोगे, सी रेज टू द पावर गामा, डी रेज टू द पावर डेल्टा और ए रेज टू द पावर अल्फा और बी रेज टू द पावर बीटा। ये हम लोगों का एक इक्वेशन है। अगर इसी को अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर करेंगे तो इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, देखो तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको नोट कर लेना है। देखो जैसे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्या हो जाएगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। तो क्यू का वैल्यू कितना है, तो सी का पावर क्यू का जो वैल्यू है वो है सी रेज टू द पावर गामा और डी रेज टू द पावर डेल्टा और ए का पावर हो जाएगा अल्फा और बी का पावर हो जाएगा बीटा। ये हमारा बेहतरीन इक्वेशन है जिससे हम लोग सवाल बनाएंगे। समझ गए ना। अब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो सकता है सॉलिड हो, तो जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और जो नहीं होगा उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा देखो, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होता है वो हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनिटी पर निर्भर करता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक चीज इसको नोट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। जैसे हम लोग को पता था, देखो जैसे हमारे पास पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है ना, माइनस एन एफ ई सेल। अब देखो दो रेंज हम लेते हैं, यहाँ पर डेल्टा जी है, यहाँ पर क्या है कि ई सेल है और बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिजल्ट्स का। ठीक है। अब देखो क्लास 11th में बताया गया है कि अगर डेल्टा जी निगेटिव आ जाए, डेल्टा जी कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है ना, मतलब लेस देन जीरो, तो प्रोसेस जो होगा प्रोसेस
इज स्पॉन्टेनियस। कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? कि वो खुद से वर्कआउट करना शुरू कर दे। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में प्रोसेस जो होगा इज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए बात को? प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरा केस जो है डेल्टा जी अगर जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में याद रखना कि प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट एक यह है, यह एक है, यह एक है। प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस जो होगा हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो, अगर हम ई सेल को पॉजिटिव रखते हैं, ई सेल को पॉजिटिव रखते हैं, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो इस केस में हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? उसके बाद देखो, अगर ई नॉट सेल को अगर हम नेगेटिव रखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। और जब प्रोसेस पॉजिटिव में है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब बैटरी को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? जीरो। तब हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस किस में है? तो इक्विलिब्रियम में है। ध्यान देना, ठीक है ना? प्रोसेस किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये टोटल जो हम लोगों का चर्चा था, ये था कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ठीक है? ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट इसका जब लेक्चर हम लोग वापस आएंगे पढ़ने, तो उस कंडीशंस में हम लोग पढ़ेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है। नस्ट इक्वेशन यही इक्वेशन से हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।